गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 1 भाषा और व्याकरण, पाठ 2 वर्ण विचार, ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के लिए इस पाठ की पुनरावृत्ति हम करेंगे। भाषा बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, और जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो ये हुई भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप। अब हम देखते हैं मातृभाषा, वह भाषा जो माँ तथा परिवार के सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि माँ तथा परिवार के सदस्य द्वारा हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है, हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? हम मातृभाषा कहेंगे। उसके बाद है बच्चों हिंदी का महत्व। हिंदी का महत्व क्या है? तो जिस तरह प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा है, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है तथा हिंदी भाषा का हर स्थान पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी के महत्व को संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा और बोली। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। लिपि भाषा के उच्चारित ध्वनियों के निश्चित लिखित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। बच्चों, पूर्व में हमने भाषा के दो रूप बताए हैं। मौखिक भाषा का संबंध तो बोलने व सुनने से है। उनमें मुंह के विभिन्न भागों तथा कानों का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग काफ़ी समय तक होता रहा। ज्ञान प्राप्त करना और देना केवल मौखिक प्रक्रिया रही। यह उन दिनों की बात है जब छात्र गुरुकुलों में बैठकर गुरु से बातचीत तथा विचार विमर्श द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। तब मनुष्य को महसूस हुआ होगा कि इस तरह ज्ञान का न तो विकास हो पाएगा और न ही दूर बैठे लोगों तक इसे पहुंचाया जा सकेगा। अतः लिखने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रत्येक ध्वनि जो हम मुंह से निकालते थे उसके लिए एक चिन्ह की आवश्यकता थी, जिसे वर्ण कहा जाता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। इसलिए लिपि किसे कहते हैं? भाषा की उच्चारित ध्वनियों के निश्चित लिखित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। लिपि के विकास के कारण ही आज मनुष्य दूर प्रदेश का ज्ञान समाचार पत्र व कंप्यूटर द्वारा सरलता से प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक लिपि में
अनेक भाषाएं भी लिखी जा सकती है। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जा सकती है। यहाँ हमने देखा कि विभिन्न प्रदेशों की भाषा व लिपि के नाम का हमने ज्ञान भी प्राप्त किया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रदेश में कौन सी भाषा और कौन सी लिपि होती है, उसे हम वापस से भी देख लेंगे। जैसे मान लो कि असम है, उदाहरण के तौर पर असम है, तो असम की जो भाषा है वो है असमिया, तो उसकी लिपि कौन सी होगी? बंगाली होगी। ऐसे ही कश्मीर राज्य है, उसका भाषा कश्मीरी और उसकी लिपि भी होगी कश्मीरी। ऐसे ही केरल, तो केरल की जो लिपि होगी वो होगी मलयालम। बंगाल है तो बंगाल की जो लिपि होगी वो होगी बंगाली। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हम मकल लिखे तो आपको अटपटा सा लगेगा, और अटपटा लगना ठीक भी है, क्योंकि इन 3 वर्णों के इस प्रकार लिखने से किसी भी प्रकार का अर्थ अथवा चित्र हमारे मस्तिष्क में नहीं उभरता। यदि इन तीनों वर्णों को हम कमल लिखे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाएगी और आप झट से बोल उठेंगे कि यह तो एक कमल का फूल है। इस बात से स्पष्ट हो गया कि भाषा में एक व्यवस्था होती है। जब आप गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो एक नियम तथा गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तभी आप अपने प्रश्नों का सही हल निकाल पाते हैं। तो उसी प्रकार किसी भी भाषा का सही व शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, और यही नियम व्याकरण कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, जैसे कमल में पहले नहीं बोली, पहले मकल बोली। अगर वही मकल को अगर मैं आपके सामने रखूंगी तो वो थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि उससे कोई अर्थ निकलता नहीं है। लेकिन मकल को अगर हम सीधा उसको करके कमल लिखेंगे तो कमल से आप ये समझ जाएंगे कि वो एक फूल है। तो इसी तरह हम व्याकरण हमें क्या करता है? भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करता है। अब है साहित्य। साहित्य यानी किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। मूल रूप से साहित्य की रचना 2 रूपों में की जाती है, जिन्हें साहित्य की विधाएं भी कहते हैं। पहला है पद्य और गद्य। पद्य के अंतर्गत रहीम के दोहे, कबीर के दोहे और पद, चौपाइया, सोरते, छंद तथा हर प्रकार की छोटी बड़ी काव्य रचनाएं सम्मिलित होती है। ऐसे ही गद्य। गद्य के अंतर्गत कहानियाँ, निबंध आ सकता है, लेख, उपन्यास, रेखाचित्र, पत्र, जीवनी, संस्मरण आदि सम्मिलित होती है। पार्ट 2 वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को भी हम वापस से उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। वर्ण विचार बच्चों, जब तक किसी बालक को लिखना नहीं आता
तब तक वो ध्वनियों का सिर्फ उच्चारण करता है। इन उच्चरित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिखित चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि मानव मुख से उच्चरित प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण जो है वो भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है। वह भाषा का मूलाधार है। भाषा का जो प्रत्येक शब्द होता है वो वर्णों से ही बनता है। हिंदी में वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है उस व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो वर्णों की हमने वर्ण किसे कहते हैं वो देखा, और वर्ण के हमने दो प्रकार, एक है स्वर और व्यंजन। तो आइए हम स्वर किसे कहते हैं वो देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट मुख से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुंह में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि दो भिन्न व्यंजन के जो परस्पर संयोग को हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्र, त्र, ज्ञ, श्र और द्य ये संयुक्त व्यंजन हैं। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कच्चा, बिल्ली, खट्टा, रस्सी, पत्ता आदि। यानी कि जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय जो हवा है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुस्वार। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है तो उसे ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं। यानी जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। ऐसे ही विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है जो उसी रूप में प्रचलित है। सामान्यतः जो विसर्ग का उच्चारण है वो ह के समान होता है। जैसे हम ऐसे बहुत सारे शब्द हम देख चुके, जैसे प्रातः, अतः, वहाँ पर जो प्रातः त के बाद जो दो डॉट आता है उसे विसर्ग कहा जाता है और उसका उच्चारण ह होता है। ऐसे ही वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय भी यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है। वर्णमाला और वर्ण विच्छेद में सही क्रम का ज्ञान होने से हिंदी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ ढूंढना अति सरल हो जाता है। वर्ण विच्छेद यानी जैसे कि हमने म लिखा तो हम उसका म का जो करेंगे म प्लस अ, माँ लिखा तो म प्लस आ। ऐसे ही जो शब्द हमारे सामने आते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें कि भवन, हमारे पास भवन शब्द है तो उसका वर्ण विच्छेद होगा भ प्लस अ, व प्लस अ, न प्लस अ। ये हम लोग पहले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। विदित, व प्लस ई, द प्लस ई,
त प्लस ई, तो वो शब्द हमारा विदित को हमने क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। तो बस बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 का जो पुनरावृत्ति थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है।